हम एक ऐसा मुद्दा जो मैं समझता हूँ कि एक नागरिक होते हुए मुझे परेशान कर रहा है। किस तरह से समाज बदल रहा है, किस तरह से लोगों की सोच बदल रही है और किस तरह से सरकार जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है, हर किस्म की कार्रवाई। अब सभी जानते हैं और ये तो एक इटर्नल ट्रूथ है कि इतिहास में अगर आप देखें तो कोई भी समाज हो वहाँ विरोध तो होगा, वो रुक नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप हो तभी विरोध होगा, लेकिन डिक्टेटरशिप में जो विरोध करने वाला है वो थोड़ा घबराता है। कभी कभी उसको साइबेरिया भेजा जाता है, कभी कभी उसको ख़त्म भी किया जाता है। तो डिक्टेटरशिप में भी विरोध होता है, लेकिन वो उजागर नहीं होता। लोकतंत्र में भी विरोध होता है, वो उजागर होता है और उसके लिए स्पेस होता है, जगह होती है उजागर होने की। यही तो लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप में अंतर है। लेकिन आज के दिन लोकतंत्र देशों में भी विरोध को ऐसे तरीके से ख़त्म किया जा रहा है जिससे ये हमें लगता है कि चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे लोकतंत्र हो, विरोध को ख़त्म करने की, विरोध की आवाज़ को दबाने के कई तरीके होते हैं। पैसा हो तो वो कैसे तरीके हैं, कौन से तरीके हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार कहती है, जो भी विरोध करता है इनके खिलाफ, या तो कहती है कि ये एक वॉर अगेंस्ट इंडिया हो रही है, इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। एक तो ये आधार है जिसके अंतर्गत ये आवाज़ बंद करना चाहते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उस पर भी एक आक्रमण हो रहा है। हमारी तो हिंदू संस्कृति है, उस पर कोई भी आक्रमण करेगा तो हम उसको आगे नहीं, सवाल भी पूछेगा तो हम उसकी बोलती बंद कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि भैया ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, मतलब कि सही बात नहीं फैलाते। तो हम तय करेंगे कि सही बात क्या है क्या नहीं, और अगर हमारे नज़रिए से ये सही बात नहीं है तो उसको बंद कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको एक दर्जा दिया जाए, और हमें मालूम है सच्चाई क्या है। तो हम सोचते हो कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल रहे तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ हमें करना होगा। ये चार आधार बेसिस पे ये लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। तो आज के दिन हम दो ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने ये सब सहा है और जो शुरुआत से सरकार का विरोध करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो सरकार है, इसलिए कि जो भी सरकार होती है उसके काम भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं, और लोकतंत्र में अगर गलत काम होगा तो निश्चित रूप से सवाल भी उठेंगे, और जो सवाल उठाएगा ये चाहते हैं कि वो सवाल ना उठाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो दो ऐसे हमारे गेस्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार, इतना स्नेह सरकारों के प्रति है कि जो भी वो कर रहे हैं उनके पास पूरी ताकत से बात। पहले तो संजय शर्मा जी, इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने 2015 में एक न्यूज़पेपर शुरू किया और फिर इन्होंने एक न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ नेटवर्क लॉन्च किया 4PM, और मेरे ख्याल शुरुआत में तो दर्शक तो अब कुछ 7.3 मिलियन आपके व्यूअर्स हैं, 7.3 मिलियन आपके व्यूअर्स हैं, और ये नहीं चाहते कि जो आप बातें 4PM पे करते हो वो लोग सुने। और आपकी वैसे शुरुआत में आप मीडिया में काम करते रहे हैं, ETV में काम किया आपने राष्ट्रीय सहारा में काम किया, स्टार न्यूज़ में काम किया, और क्योंकि आप सरकार के विरोध, योगी जी के विरोध कुछ बातें करते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ के, तो निश्चित रूप से आपको कोई एड्स भी नहीं मिलते, सरकारी एड्स भी नहीं मिलते, और लेकिन आप बड़ा नाराज़ करते हो, अब योगी जी को बहुत नाराज़ करते हो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास तो केवल 12 तो स्टाफ है, इससे ज़्यादा है भी नहीं।
तो इनके साथ आप ऐसा माहौल पैदा कर देते हो उत्तर प्रदेश में कि जो वहाँ के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो थोड़ा आपसे घबराते हैं। तो अभी हाल ही में 29 अप्रैल में आपकी ये जो 4 PM चैनल है उस पर रोक लगा दी, उसको बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि आप हार्ड हिटिंग बातें करते हैं और सवाल उठाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दूसरा, नेहा जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फोक सिंगर रही हैं और भोजपुरी में, और हम आप सुनते भी रहे हैं। आप कमेंटेटर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल सटायरिस्ट, और आपने कुछ ऐसी शुरुआत की बिहार में काबा, फिर उसके बाद यूपी में काबा, मध्य प्रदेश में काबा। मुझसे लोग बड़े आपसे नाराज़ हैं और नहीं चाहते कि आपको कोई सवाल उठाएं। और पीछे क्योंकि आपने कई सवाल इनसे पूछे और आपने कहा कि हम किससे सवाल पूछें, अगर आप कोई गलत निर्णय ले रहे हो तो हम किससे सवाल पूछें, और अगर कश्मीर में 26 लोग की मृत्यु हो गई तो हम सवाल तो पूछेंगे ना। तो उससे आपसे नाराज़ भी हो गए और उन्होंने पीछे सुना है कि आपकी FIR भी दर्ज हो गई 27 या 28 अप्रैल को FIR दर्ज हो गई आपके खिलाफ जो आरोप लगा है इसके। हाँ, एंड यू आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और कई प्रावधान PNS के द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई हो, या क्रिमिनल डिसहार्मनी करते हो, ये सब चीज़ें इन्होंने आपके खिलाफ। और से कहा कि ये जो आपका चैनल है और जो आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी आपसे प्रेरणा लेता है, तो उससे भी उनको तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन गवाई साहब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है कि कोई भी चैनल आप अगर बंद करना चाहते हो तो नोटिस ज़रूरी है, बिना नोटिस के आप बंद नहीं कर सकते, अगर आपको जानकारी हो कि वो चैनल कौन चला रहा है। ठीक है, तो पहले थैंक यू वेरी मच नेहा जी फॉर बीइंग विद मी। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा संजय जी कि योगी जी का आपका इतना स्नेह क्यों है? मुझे लगता है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं या आपको ज़िंदगी में उन्नति मिलती है तो कोई एक व्यक्ति आता है आपके जीवन में और वो उन्नति का कारक बन जाता है। तो मेरे ज़िंदगी में जो ग्रह होंगे वो शायद उसमें लिखा होगा कि योगी जी जब सत्ता संभालेंगे मेरी सारी उन्नति तभी मिलनी है। मुझे आप समय दें तो मैं अपनी पूरी छोटी सी संक्षिप्त यात्रा बताता हूँ। अखबार बुक भी हम 2015 मैंने लॉन्च किया। उससे पहले लगभग 35 साल तक मैं सारा जागरण, सारा PTV स्टार सब काम करता था। अखिलेश यादव की सरकार थी और बहुत बढ़िया स्टोरी चलती है, अखबार से चल रहा आप कहते हैं, वो कहते हैं कि आप अखिलेश जी के बड़े नज़दीक। अभी बता रहा हूँ आपको, सरकार बदल गई, अखबार का स्टैंड कोई था, अखबार वायरल होता था खूब। शाम को अखबार कोई था नहीं, ग्लॉसी भेज चुका था। 5 महीने बीते, मुझे योगी जी के सबसे भरोसेमंद अफसर ने बुलाया, मेरे पुराने संबंध, और मुझसे कहा लाइन यही थी कि संजय बाबा तुमसे बहुत नाराज़ है। अब मैं समझ गया मुझे क्यों बुलाया गया, मैं फाइल लेके गया। तो मैंने उनसे पूछा बाबा मुझसे क्यों नाराज़ है, CM क्यों नाराज़ है? बोले महाराज जी को लगता है कि तुम अखिलेश के आदमी। मैंने कहा अच्छा क्यों लगता है? बोले अखिलेश जी तुम्हारे घर जाते थे, गए तुम्हारे घर, तो उनके घर जाते थे रेगुलर, उन्होंने मैगजीन का तुम्हारी लॉन्चिंग करी। मैंने उनसे ये कहा कि पहली बात तो मुख्यमंत्री मेरे घर आए थे, कोई गुंडा माफिया अपराधी मेरे घर आए। फिर मैंने उनको फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा मेरे ऑफिस में अखिलेश जी की सरकार के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगभग हर 10 दिन बाद आते थे, चाय पीते थे, समोसा खाते थे। बीजेपी के कई मिनिस्टर भी मेरे आते थे। नहीं, वो बीजेपी वाले लोग छुट्टी पड़ते नहीं, बता भी सकते बाकी बात है। तो मैंने कहा कांग्रेस के लोग भी आते हैं, सपा के भी आते हैं, मेरी नेचर अच्छी सब आते हैं। और मैंने कहा अखबार के दफ्तर में तो कई अपराधी किस्म के लोग भी आते हैं, वो घोषित नेता हैं लेकिन हैं अपराधी, वो भी आते हैं। तो अखबार का दफ्तर शिव जी की बारात होता है। फिर मैंने उनको फाइल दिखाई। मैंने कहा मैं शपथ पत्र दे सकता हूँ, सूचना विभाग में हर दिन का अखबार जमा होता है। मैं कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझसे ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ किसी ने लिखा हो तो मैं कल अखबार बंद करूँ। व्यक्तिगत मैं किससे मिलता हूँ कोई मेरे आता ये पैमाना नहीं है। एज ए पत्रकार मेरा अखबार बोलता है। हेडिंग लगाता था मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में BJP ने थोड़ा सा अपराध सा किया था, एक अपराधी की मदद की थी और वहाँ रिकॉर्ड की थी, तो मैंने हेडिंग लगाई थी BJP दिखता है बोलो खरीदो। अखिलेश सरकार के मिनिस्टर ने गाड़ी बकी तो मैंने गाड़ियाँ छाप दी। और मैं देखता था कि अखिलेश जी मुझसे बैठते हैं, 2-2 घंटे बात करते हैं, गाड़ी से छोड़ने आते हैं, तो मैं उनका तापमान देखता था, ये शख्स मुझसे कब कहेगा कि तो मेरे दोस्त को ये खबर क्यों छाप है। और ईमानदारी से मैंने इतने सारे नेताओं को बहुत करीब से देखा है, देश के बड़े बड़े नेताओं को देखा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सहनशीलता शायद मैंने किसी नेता में नहीं देखी।
मुझे लगता था ये मुझसे कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी खबर को नहीं कहा, मैंने उनसे काम को नहीं कहा। अगला ऑफर ये था कि संजय तुम्हारा अखबार चूँकि पहला पेज बड़ा क्रिस्पी टाइप का होता है, कभी प्रियंका जी ट्वीट कर दे रही है, कभी केजरीवाल कर दे रहे हैं, कभी अखिलेश कर दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, देखो कोई और अखबार छाप नहीं रहा है। तो मैंने कहा यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे अखबार को 2.5 साल हो रहे हैं। आप जिन बड़े अखबारों की बात कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी है तब वो अखबार बन पाए, इतना संघर्ष है। मेरे अखबार में 2.5 साल में इतना बड़ा हो गया कि आपको तकलीफ होने लगी। तो मैंने कहा सारा खेल देश में ब्रांड का होता है, मैं 2.5 साल में इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर पाया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं छापता हूँ क्योंकि बाकी लोग नहीं छापते, बाकी लोगों के धंधे होते हैं, मुझे उससे कुछ कहना नहीं है। अगली बात ये थी कि सरकार के पास बहुत बजट है सूचना में, हर साल हम तुम्हारे अखबार को 10 करोड़ का विज्ञापन देंगे, माहौल ख़राब है। देखिए ये पैसे के चक्कर में अखबार जिसको बच्चे की तरह पाल रहा हूँ मैं, इसकी हत्या कर दूँ संभव नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं छापते, सरकार जो नहीं कर रही है, जो करना चाहिए उसको वो छापते। हमने उस सरकार में भी छापा, इस सरकार में भी छापे, हम किसी के खिलाफ। आप अच्छी बातें नहीं सरकार के बारे में लिखते ना। मैं देखो प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा काम करने के लिए तो सरकार आती है, और बाकी सब तो अच्छा ही छाप रहे हैं। सरकार जो अच्छा नहीं कर रही है वो भी छाप रहे हैं, कदम आगे बढ़ के छाप रहे हैं। मैं उनसे मना करके आया, अगले दिन एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया एक चिट्ठी लेकर, और उसमें नाम और पता फर्जी था, मतलब लल्लू माल और पठान टोला, कोई भी नाम पता नहीं था। और मुझसे उसमें लिखा हुआ था कि मैंने बड़ी अकूत संपत्ति कमा ली है और इस नाते से मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप पड़ी। मैं चौंका, मैं ये पत्रकारों को कब होने लगा। का स्वागत है इसका भी, क्योंकि मैंने उसी समय उन अफसर को फ़ोन किया, मैं कहा जिन पे ऐसी संपत्तियाँ होती हैं वो सरकार से लड़ते नहीं, सरकार से दोस्ती करते हैं। उसके सर कुछ दिनों बाद 2 गाड़ियाँ भर के लोग आए और मेरे ऑफिस पर हमला हो गया। मैं ऑफिस में था नहीं, पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया, मैंने FIR कराई। उसके तत्काल बाद मेरा अखबार मेरी पत्नी के नाम था। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित अफसर हैं, STF के हेड हैं अमिताभ यश, कई सारे उनके ऊपर आरोप रखते रहते हैं एनकाउंटर वगैरह के। तो मेरे एक STF के खिलाफ खबर छपी और उन्होंने अपने नाम से क्रिमिनल डिफॉर्मेशन उस पर मेरी पत्नी पे कर दी। तो मैं हंसा, मैंने कहा माफिया लोग भी लड़ते हैं तो परिवार की पत्नियों को बीच में मिलाते, लेकिन अच्छा है अगर आप लोगों का स्तर यही है, मैं वो सीखा है। उसके कुछ ही दिन बीते सर, अगली कार्रवाई फिर हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद जैसे ही वायरल हुआ, वहाँ पे पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं। अच्छा। 500-700 पत्रकारों को मिले होंगे। इंटरव्यू वायरल होने के 24 घंटे के अंदर 100 पुलिस वाले आए, मेरा सरकारी मकान मुझसे खाली करा दिया। राज्य स्तर के मानता आपको सरकारी मकान सारे पत्रकारों को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को सरकारी मकान मिलते हैं। अभी भी 600-700 पत्रकार ऐसे हैं जिनको सरकारी मकान मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए खाली कराने के लिए, और मैं चूँकि संजय सिंह का इंटरव्यू था, मेरा अगले दिन 24 घंटे में वो मकान खाली करा दिया गया। उनको ज़रूरत होगी। कुछ जरूरत होगी, मेरे मकान की जरूरत है, मैं मान सकता हूँ। इस मैंने कहा कुछ तेरी करी। उसके तत्काल बाद सर राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति होती है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था। मेरी मान्यता खत्म करी गई और आज सरकार को बने हुए 7 साल से ज़्यादा समय हो गया। मेरे पास सचिवालय पास भी नहीं है। अच्छा। वहाँ पे पान की दुकान चलाते हैं और ठेला लगाते हैं, वो भी पत्रकार बन गए हैं, उनकी सबकी मान्यता है, लेकिन मेरे पास सचिवालय। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरे ऊपर ये कार्रवाई हो रही थी, मैंने 18 में बोलना शुरू किया। और जब मैंने बोला, जब ये हमले हो रहे थे, तो पूरी दुनिया का ध्यान गया कि एक उत्तर प्रदेश में एक जर्नलिस्ट ऐसा है जो मोर्चा संभाल रहा है, जो मोर्चा सेकुलरिज्म का संभाल रहा है। तो उसका नतीजा हुआ, जब मैंने यूट्यूब किया तो उसका विस्तार इतनी तेज़ी से हुआ कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये विस्तार इतनी तेज़ी के साथ हो सकता है। तो आपने जो सवाल पूछा, उसमें शुक्रिया योगी जी कहूँगा। मेरे को एक दिन NDTV ने बुला के पूछा था कि आप लगातार 1 साल से यूट्यूब में नंबर 1 बने हुए पॉलिटिकल कमेंटेटर में, कारण क्या है? तो मैंने उसमें भी किया, थैंक्स टू अवस्थी जी, थैंक्स टू अमिताभ यश, थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ। तो अगर ये नहीं होते तो ना यहाँ तक नहीं आता। तो सबसे लेटेस्ट ताज़ा मामला ये हुआ सर, कुंभ के मेले में जिस दिन भगदड़ मची, मेरा रिपोर्टर वहाँ क्षितिज कांत